नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेज के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ रहे थे, उसमें हम वित्तीय आपातकाल पढ़ रहे थे। तो वित्तीय आपातकाल के प्रावधान तो हमने पढ़ लिया कि वित्तीय आपातकाल किस प्रकार से प्रभावी होगा, किस प्रकार से लागू किया जाएगा, कौन कौन से क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है, किस प्रकार की अनुमति संसद से प्राप्त होना आवश्यक है, इसकी अवधि कितनी होगी। तो ये सभी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो ये सारी जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। आज हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, यानी कि हमारे यहाँ पर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से टू द पॉइंट चलने का प्रयास करेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो है फाइनेंशियल क्राइसिस जब होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लगाई जाती है, तब हमारे किस प्रकार का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। तो आइए सीधा हम टू द पॉइंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये हमारा परिवार है, ये हमारी फैमिली है। अब मान लो फैमिली के ऊपर कोई भी हम बात करें वित्त संकट आता है, यानी कि आपको पता है परिवार में कभी भी जब होता है ऐसी स्थिति आती है कि रुपये पैसे की समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपको पता है कि जितने भी परिवार के सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों को क्या मिलता है? खर्चा मिलता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? मुखिया के द्वारा। यानी कि परिवार है, परिवार में मुखिया होता है, परिवार में सदस्य होते हैं। अब परिवार के ऊपर यदि वित्तीय संकट आता है, पैसे की समस्या आती है, तो ऐसी स्थिति में परिवार का सारा नियंत्रण किसके पास चला जाता है? मुखिया के पास। यानी कि परिवार का जो भी नियंत्रण है वो सारा कौन ले लेता है? मुखिया अपने हाथ में ले लेता है। अब मुखिया क्या करता है? आपको जितना भी जो परिवार के सदस्यों को जो खर्चा मिलता है वो किससे मिलता है? मुखिया के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब आपको पहले लगातार खर्च मिल रहा था, लेकिन जैसे ही परिवार के वित्तीय संकट उत्पन्न होता है, ऐसी स्थिति में आपको मिलने वाले खर्च पर कई बार आपको कटौती का सामना करना पड़ता है। यानी कि जितना पैसा आपको खर्चे के लिए मिल रहा था, अब वर्तमान में उतना नहीं मिलता है। हमारे परिवार में कई बार ऐसा होता है कि हमें वित्तीय स्थिति का वित्तीय जो संकट होता है उसका सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारे परिवार के मुखिया या तो हमारे दादाजी, पिताजी जो भी होते हैं, उनके द्वारा हमारे जो हम जब पैसा मांगते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि इस बार इस महीना का हमारा जो है पारिवारिक बजट थोड़ा सही नहीं है, स्थिति सही नहीं है, तो थोड़ा कम खर्चा करना। और आप जितना पैसा मांगते उतना नहीं मिलकर आपको क्या मिलता है? कम मात्रा में पैसा मिलता है। यानी कि आपके खर्चों में क्या हो गई? कटौती हो गई। किसने की? मुखिया ने की। ठीक है, हम क्या हैं? सदस्य हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। अब मान लीजिए परिवार के सदस्य हैं, कुछ सदस्य परिवार पर निर्भर हैं और कुछ सदस्य परिवार में जो हैं आय का स्रोत भी हैं, जरिया भी हैं। मान लीजिए कुछ सदस्य जो हैं नौकरी पेशे वाले हैं, जो इनकम वाले हैं। अब वो क्या करेंगे कि उनके पास पैसा आता है, लेकिन वो सारा कहाँ इकट्ठा होता है? एक साथ परिवार में। उनके द्वारा मान लो कोई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। मान लो कोई नई योजना, उन्होंने कुछ नया करने का सोचा, उन्होंने कोई नई गाड़ी लेने की सोची, उन्होंने नया कोई प्लॉट लेने का सोचा, कुछ भी नया सोचा। तो अब जब वित्तीय संकट की स्थिति आती है तो ऐसी नई योजनाओं को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। सदस्यों के द्वारा ऐसी नई योजनाओं को नहीं रोका जाता है, बल्कि किसके द्वारा रोका जाता है? मुखिया के द्वारा। मुखिया द्वारा कहा जाता है कि अपन ये काम कुछ समय बाद कर लेंगे, जब तक हमारे परिवार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होती है तब तक हम ये काम नहीं करेंगे। तो वास्तविकता में हमारे सामने ये सारी चीज़ें जो दैनिक घटनाक्रम के दौरान साल भर में 6 महीने में एक बार ऐसी स्थिति आती है और हमारे सामने ये घटनाक्रम घटता है। ग्रामीण परिवेश के बच्चे जिनके सामने अधिकतर ये समस्या आती है वो आसानी से समझ सकते हैं। देखो दोस्तों, इसी प्रकार मैं आपको यहां बता दूं, ये हमारा देश है।
देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। इसी प्रकार देखो दोस्तों, मैं यहां बात करूं तो देश के क्या होते हैं? सेवा में लगे कर्मचारी और अधिकारी होते हैं। इनको क्या मिलता है? वेतन मिलता है। यहां हमें क्या मिलता था? खर्चा, क्योंकि हम सदस्य हैं। हम किस पर निर्भर हैं? परिवार पर। कर्मचारी किस पर निर्भर हैं? देश की अर्थव्यवस्था पर, देश पर निर्भर हैं। तो इसी प्रकार यहां से इनको क्या मिलता है? वेतन और भत्ते मिलते हैं। किनको मिलते हैं? कर्मचारियों को। यदि देश पर वित्तीय संकट आता है, यदि देश पर वित्तीय संकट आता है, इसका मतलब ये हो गया वित्तीय संकट आएगा तो क्या लगेगा? वित्तीय आपातकाल लगेगा। जैसे ही देश में वित्तीय आपातकाल लगेगा तो जितने भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उन सबके वेतन भत्तों में राष्ट्रपति क्या करेंगे दोस्तों? कटौती करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? हमारे यहां भी क्या हुई थी? कटौती। इसी प्रकार यहां पर जो कर्मचारियों को जो वेतन मिलते हैं, जो भत्ते मिलते हैं, उनमें क्या की जाती है? कटौती। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे हमारे परिवार में मुखिया हमसे क्या कहते हैं, हमारे माता पिता, कि बेटा थोड़ा सब्र करो, परिवार की स्थिति अच्छी हो जाएगी, फिर ये हम काम ये कर लेंगे। तो उसी प्रकार यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? वेतन भत्तों में कटौती की जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो पहला ही प्रावधान तो यह है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार की सेवा में लगे सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जाती है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज, देश के साथ क्या है? राज्य है, तो राज्य की सेवा में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्तों में भी कटौती की जाएगी। पॉइंट नंबर 2 यहां से भी क्लियर हो गया, इसी डायग्राम से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं, या हम बात करें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती वित्तीय आपातकाल के दौरान की जा सकती है। यह भी प्रावधान हमारा इसके अंतर्गत आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर क्या होता है कि जिस प्रकार से आपको ये डायग्राम समझ में आया, उसी प्रकार से मैं थोड़ा आपको यहां और समझा देता हूं। अब यहां पे आप इस सदस्यों के स्थान पर, कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थान पे आप यहां ले लें किसको? आप यहां ले लें राज्यों को। किसको ले लें? राज्यों को। यानी कि हमारे यहां वर्तमान में भी कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, यानी कि राज्यों द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी नई योजना चलाई जा रही है या वर्तमान योजनाओं में जो पैसा खर्च हो रहा है, तो उस पर भी आपको पता है किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से। क्योंकि यहां पर भी परिवार के सदस्य जब कोई नई योजना, नई गाड़ी, नया प्लाट कुछ खरीदे, किसकी परमिशन आवश्यक है? मुखिया की। तो यहां पे भी किसकी परमिशन आवश्यक है? राष्ट्रपति की। तो इसी प्रकार पॉइंट नंबर 4 जो यहां पर आएगा, उसमें ये साफ साफ ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि जो राज्यों के जितने भी वित्तीय अधिकार हैं वो सारे देश यानी कि जो संघ सरकार है उसके अधीन आ जाएंगे। अगली चीज, राज्य सरकारें जितने भी धन विधेयक, वित्त विधेयक पारित करेंगी वे सभी राष्ट्रपति के लिए क्या किए जाएंगे? आरक्षित रखे जाएंगे। तो जो मेरे दोस्त हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं समझ में आता, मैंने उनको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ये सारे 5 पॉइंट आपके सामने बोर्ड पर लिखूंगा, आपको ये सारी स्टोरी समझ में आ जाएगी। देखो दोस्तों, किसी भी चीज को कंसेप्ट से याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। हम हमारे परिवार को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं अपेक्षाकृत किसी दूसरी चीज को, क्योंकि खुद के ऊपर गुजरी हुई बातें खुद ही जानता है इंसान। ठीक है, तो ये हमें ज्यादा सक्षम बनाती हैं समझने के लिए कि वास्तव में, यानी कि इसे कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं, हमने ये स्थिति देखी है, तो हमें आसानी से समझ में आएगा। और जिसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, जिसको बिना मांगे पैसे मिले हैं, वो इस चीज को थोड़ा समझने में उसको कहते हैं परेशानी हो सकती है। लेकिन अभी मैं आपके सामने सारे पॉइंट्स लिखने जा रहा हूं, जिससे आपके सारे कंसेप्ट अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो पॉज करके ले सकते हैं, और नहीं तो कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको सारे पॉइंट्स आपको मैं लिखवाने वाला हूं, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये तो एक डायग्राम मात्र था। अगर हम बात करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा
प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ कि यदि बच्चे को प्रैक्टिकली नॉलेज के साथ पढ़ाया जाए, उसे प्रैक्टिकल बात बताई जाए तो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। और वर्तमान में हमारी जो नई शिक्षा नीति है, अभी हाल ही में जो शिक्षा नीति जारी हुई है, उस पर भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए, बच्चों से प्रैक्टिकल्स करवाए जाएं। ठीक है, तो हम तो पहले से प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको जो बताया, राष्ट्रपति द्वारा आपको सबसे पहले तो यहां लिखना है। ठीक है, केंद्र सरकार की सेवा में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। देखो दोस्तों, केंद्र सरकार की सेवा में यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, भले वो किसी भी वर्ग के हों, भले वो किसी भी श्रेणी के हों, सबके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगली चीज, इसी प्रकार मैं बात करूं राज्य सरकार के अधीन सेवा में लगे सभी वर्गों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, इसी के बाद अगला पॉइंट की यदि हम बात करें तो यहां आपको उच्चतम न्यायालय जिसको आप क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, या की जगह आप इसको कर लो एवं, ज्यादा बेहतर होगा। एवं उच्च न्यायालय यानी कि इसको हम कहते हैं इंग्लिश में हाई कोर्ट। देखो दोस्तों, कई बार आपको काफ़ी बार इस समस्या का सामना करना पड़ता है। उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च यानी कि हाई कोर्ट। कई बार आपके एग्जाम में ये शब्द हिंदी में लिखा हुआ आता है, तो इसे ध्यान रखें, गौर से समझें, गलत नहीं करना है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों, अगर मैं
इन सब चीज़ों को एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करूं तो इनके अतिरिक्त भी कह सकते हैं और इसके साथ भी कह सकते हैं। राज्य के सभी वित्तीय अधिकार संघ सरकार, अर्थात जिसे आप क्या कह सकते हैं, केंद्र सरकार, संघ सरकार के अधीन हो जाते हैं। यानी कि इस पर संघ सरकार संसद के माध्यम से निर्णय लेती है पैसा कहां खर्च करना है, कैसे करना है। साथ ही में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको जो मैंने सभी चीजें लिखाई बोर्ड पे पूरी स्पष्ट दिख रही होंगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं पुनः एक बार सारी चीजें आराम से। सेंट्रल गवर्नमेंट हो भले स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे, यानी कि जो भी सरकार के नियंत्रण में काम कर रहा है, सबके वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है। ठीक है, भले वो डिफेंस हो, भले वो आम नागरिक हो, भले वो म्युनिसिपैलिटी के अधीन कर रहा हो, यानी कि जिसके ऊपर सरकारी व्यक्ति का टैग लगा हुआ है, उन सबके, टीचर भी हो सकते हैं, पुलिस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। क्लियर है? ठीक है। अगली बात, जो आपके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसके जो जज होते हैं उनके वेतन भत्तों में भी कटौती हो सकती है दोस्तों। देखो दोस्तों, इससे पहले पूरे संविधान में कहीं पे कुछ भी हो, न्यायपालिका किसी भी स्वरूप में प्रभावित नहीं होती है, लेकिन वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में भी कटौती की जा सकती है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में साफ साफ किया गया है। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें, राज्य सरकार के जितने भी वित्तीय अधिकार होंगे, यानी कि राज्य सरकार कोई योजना लॉन्च करेगी, कुछ भी करेगी, राज्य सरकार जब भी पैसा खर्च करेगी उसे संघ सरकार से इस बारे में पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। और राज्य सरकार यदि धन विधेयक के माध्यम से, राज्य सरकार, धन विधेयक का मतलब देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को सैलरी देनी है, कुछ भी करना है, तो ऐसी परिस्थितियों में जब वो संचित निधि से पैसा निकालेगी तो उसके लिए उसे धन विधेयक पारित करना होगा। और ऐसी परिस्थितियों में वो धन विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। यानी कि जब तक भारत का राष्ट्रपति, भले ही राज्य की विधानसभा, राज्य का विधानमंडल उस विधेयक को पारित कर दे, लेकिन उसके बाद में भी जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देंगे तब तक वो पैसा खर्च नहीं होगा दोस्तों। यानी कि ये हमारे सारे के सारे वित्तीय प्रावधान हैं दोस्तों। यानी कि वित्तीय आपातकाल के प्रभाव आप जो देख पा रहे हैं वो आपके सामने हैं और यही सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां याद रखना है, एक तो ये, दूसरी चीज एक ये दो पहलू आपको हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि ये विशेष अधिकार हैं और इनका विशेषतः यहां पर उल्लेख किया गया है। सरकारी कर्मचारी आप आसानी से याद रह जाएगा, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनका प्रावधान केवल यही किया गया है। बाकी इससे पहले न्यायपालिका कहीं भी कुछ प्रभावित नहीं होता। उम्मीद करता हूं आपको ये सारा कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप एक इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों।
उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो दोस्तों, मैं इसे मिटा देता हूं। यानी कि अब तक तो हमने वित्तीय आपातकाल के प्रभाव के बारे में बात की थी। अब देखो दोस्तों, इसके बारे में आपको दो विशेष बिंदु भी आपको याद रखने हैं, या हम कहें दो विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जिसको कह सकते हैं। वो क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, पहला ही सवाल तो हमसे पूछा जा सकता है कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस प्रकार से पूछ सकता है। या लिखा हुआ आ सकता है एक भी बार नहीं, 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, इस प्रकार से। तो आपको यहां पता होना चाहिए भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि हमारे यहां एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हमने वित्तीय आपातकाल के प्रावधान किस देश से ग्रहण किए हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वित्तीय आपातकाल के प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए, जिसको हम शॉर्ट में अमेरिका कहते हैं, वहां से ग्रहण किए। आपको विशेष तौर से याद रखना है, एग्जामिनर बार बार पूछता है, क्योंकि बच्चों ने ये चीज रट रखी है कि जो हमारे संविधान में आपातकाल के प्रावधान है वो हमने जर्मनी से ग्रहण किए। जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि सारे अधिकार, सारे जो हम कहें सारे आपातकालीन अधिकार किसी भी एक देश से ग्रहण नहीं किए। कुछ हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं, कुछ हमने जर्मनी से ग्रहण किए हैं, कुछ हमने अन्य देशों से ग्रहण किए। लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें जो वित्तीय आपातकाल है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। तो आपको यहां पर 2 पॉइंट याद रखना है। मैं दोनों ही पॉइंट आपको यहां पर लिखवा देता हूं। देखो, आप इसको विशेष करके लिख सकते हैं। पहली बात, वित्तीय आपातकाल देश में एक भी बार नहीं लगाया गया। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, वित्तीय आपात के उपबंध भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अमेरिकी संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हमारी पूरी जो एज इट इज संविधान में जो बातें की गई है, जो लिखी हुई है, उससे संबंधित हमने पूरी कंप्लीट की। लेकिन आपको पता है अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वह वित्तीय आपातकाल देश में लगा दे, क्योंकि देश की वित्तीय स्थिति सही नहीं है। हालांकि ये याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, क्योंकि दोस्तों
हम यहाँ बात करें वित्तीय आपातकाल, वर्तमान में आपको पता है भारत की वित्तीय स्थिति कोविड-19 के कारण अस्थिर बनी हुई है, यह आपको भी ज्ञात है। और भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व में हम कहें जो वित्तीय स्थिति है वो सभी की अर्थव्यवस्था इस समय गड़बड़ाई हुई है, ठीक है। और ऐसे समय में काफ़ी लोगों के रोजगार जाने का संकट सर पे मंडरा रहा है। हालांकि वर्तमान में कुछ कंपनियों ने तो छंटनी भी प्रारंभ कर दी है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? देखो दोस्तों, ये अभी कहना उचित नहीं होगा। हाँ, यदि हमारा चाइना के साथ युद्ध होता है तो एक बात याद रखना, हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत है लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं है। कोविड-19 के कारण इकोनॉमी में काफ़ी क्राइसिस हुआ है। तो हो सकता है यदि ऐसा हो, ये मेरे विचार हैं, ठीक है, यानी कि यदि ऐसा होता है कि पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ युद्ध होता है तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन साथ में उस राष्ट्रीय आपातकाल खत्म होने के बाद में हो सकता है कि वित्तीय आपातकाल का प्रयोग भी करना पड़े, क्योंकि आपको पता है भारत के ऊपर दोहरी मार उस स्थिति में उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि वर्तमान हालातों को देखते हुए वित्तीय आपातकाल लगने के चांसेस कम हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक ही स्थिति से जूझ रहे हैं और वो है कोविड-19, और उसमें भी सरकार ने काफ़ी छूट हमें वर्तमान में प्रदान कर दी है। जैसा आप सभी को ज्ञात होगा, वर्तमान में फैक्ट्रियां चालू हैं, छोटे मोटे जितने भी स्टेट्स को इस बारे में जो है कार्य दे दिया, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है छोटे मोटे स्तर पर, जिससे इतनी बड़ी कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली। हालांकि रोजगार की समस्या अभी भी बनी हुई है। देखो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको जनरली इंफॉर्मेशन के लिए 2 मिनट में बताना चाहता हूं। 1991 में हमारे यहां पर वित्तीय क्राइसिस हुआ था, इसी वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था हम यूं कहें, और उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की आप यूं समझ लो कि लगने ही वाला था। लेकिन हमारे माननीय जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, अभी वो पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री हुआ करते थे। उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे। तो इन्होंने सूझबूझ दिखाते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हम कहें एलपीजी मॉडल अपनाया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी कि हम कहें वर्तमान में जिसे आप मुख्य रूप से एफडीआई भी कहते हैं, ये उसी समय अपनाई गई थी लेकिन कुछ शर्तों के साथ। 1991 से पहले यदि आप बात करें तो भारत में किसी कंपनी को प्लांट लगाने के लिए काफ़ी बड़ी समस्या का मशक्कत करनी पड़ती थी, परमिशन नहीं मिलती थी, यानी कि उस समय लाल फीताशाही जिसे आप कहते हैं, यानी कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से परमिशन लेना ही बहुत बड़ा काम था। आज भी आप देखें, यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना होता है तो ऑनलाइन बनवाना हो तो तुरंत बन जाता है, लेकिन यदि किसी अधिकारी कर्मचारी के पास आप जाते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 चक्कर काटने पड़ते हैं। तो उस समय इतने कठोर प्रावधान थे, तो 1991 के बाद में इन प्रावधानों को सरल किया गया। विदेशी कंपनियों को क्या किया गया, उनको परमिशन दी गई, उनको आकर्षित किया गया, तो उन्होंने भारत में इन्वेस्टमेंट किया, जिससे हमारी वित्तीय स्थिति मजबूत हुई। तो यहां पे एक सवाल पैदा ये होता है कि वित्तीय संकट उत्पन्न कैसे होगा। आप लोगों के मन में जो मैं कह दूं कि जो सवाल है उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज आप इसको अगर समझना चाहें तो वित्तीय संकट कैसे होगा। देखो, यानी कि ये हमारा देश है भारत, और जब हम किसी भी देश के साथ आयात, इसको हम कहें निर्यात, यानी कि सामान बेचना, इसको हम कहें आयात, यानी कि सामान खरीदना। किसी भी देश के साथ हम आयात निर्यात करते हैं उसको हम कहते हैं व्यापार, ठीक है। किसी भी देश के साथ, ये देश में बहुत सारे अन्य विश्व में बहुत सारे देश हैं, इनके साथ हम व्यापार करते हैं। देखो दोस्तों, व्यापार करने के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की आवश्यकता होती है। मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस मुद्रा का मूल्यन होता है, तो अभी सबसे मजबूत जो है डॉलर को माना जाता है।
यानी कि हम जब भी किसी देश के साथ व्यापार करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? डॉलर की। ठीक है, हम किसी देश से कुछ सामान खरीदते हैं तो उसको हम डॉलर देते हैं और वो हमें सामान देता है। लेकिन मान लो हमारे पास ऐसी स्थिति 1991 में हुई कि हमने आयात करते गए, निर्यात करने के लिए हमारे पास कुछ था ही नहीं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे पास क्या हो गए? डॉलर खत्म हो गए। यानी कि अब हम दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते, और जब व्यापार नहीं करेंगे तो ये क्या हो गया? वित्तीय संकट हो गया, क्योंकि हम हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे। तो ऐसी स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई। अब इसमें समय समय पर सरकार बूस्टर कैसे डालती है? सरकार क्या करती है? एफडीआई को अनुमति देती है, जिसको आप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि डायरेक्ट पैसा लाकर भारत में लगाना। डायरेक्ट मतलब मान लो ये कोई देश है, किसी भी देश का कोई सदस्य है, ये अमेरिका मान लो, अमेरिका का व्यक्ति कहां आया? भारत में, और उसने कहा कि साहब मैं यहां कंपनी डालूंगा। क्या लगाऊंगा? कंपनी लगाएगा तो वो साथ में अमेरिका आया तो क्या लेकर आएगा? डॉलर लेकर आएगा, क्योंकि दूसरे देश से आ रहा है और भारत में उसे व्यापार करना है, भारत में उसने अपना प्लांट लगाना है। प्लांट लगाने के लिए उसे जितनी भी कच्चे माल की आवश्यकता होगी वो कहां मिलेगा? भारत में। और कच्चा माल भारतीय क्या लेंगे? रुपया लेंगे, क्योंकि भारत में क्या चलता है? रुपया। तो ये सारा डॉलर वो कहां जमा होगा? उसका आरबीआई में, यानी कि एक बैंक के माध्यम से हम मान सकते हैं, कोई भी बैंक होगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया? डॉलर। हमने उसको क्या दिया? रुपया। अब उसने कंपनी लगाई, कच्चा माल वगैरह सारा रॉ मटेरियल वगैरह इकट्ठा किया, उसने अपनी कंपनियां स्थापित की, उसने व्यापार करना प्रारंभ किया। इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे हुई? हमारे पास हमारे लोगों को एक तो रोजगार मिला, दूसरी चीज हमें डॉलर की प्राप्ति हुई। यहां से जो माल मेटल बनेगा वो क्या होगा? निर्यात होगा, तो उससे भी हमें क्या होगी? डॉलर की प्राप्ति होगी। हालांकि मुनाफा ये कंपनी का मालिक भी लेकर जाएगा, लेकिन कुछ सरकार को भी प्राप्त होगा टैक्स वगैरह के रूप में। तो देखो दोस्तों, ये एक पूरा सिस्टम है इकोनॉमी का, जिसके माध्यम से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अब वर्तमान में ऐसी परिस्थितियों में, अब आपको पता है, तो पहले एफडीआई को न्योता दिया, और अब वर्तमान में मोदी जी कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी का नारा इसीलिए दिया गया है दोस्तों, क्योंकि यहां से ये कंपनी जो इतना भी बिजनेस करती है तो उसका प्रॉफिट सीधा कहां जाता है? कंपनी के मालिक को विदेश जाता है। अब सरकार वर्तमान में ये चाह रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था तो मजबूत हो ही गई, लेकिन हमारे जो लोग हैं उनको भी क्या कहा जाए कि आप स्वदेशी अपनाओ, अर्थात अपनी देश की कंपनियों के ही प्रोडक्ट आप अपनाएंगे तो हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था इस समय काफी मजबूत होगी, क्योंकि अभी क्राइसिस चल रहा है। और यदि आप विदेशी ब्रांड्स यूज में लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डॉलर पे करना पड़ेगा, और हमें वो विदेशों से वो चीजें हमें आयात करनी पड़ेगी। इसीलिए आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुना होगा, तो उन्होंने दो चीज कही। एक तो मेड इन इंडिया चीजों का आप प्रयोग करें, और अधिक से अधिक स्वदेशी कंपनियों के आइटम का प्रयोग करें। मेड इन इंडिया, देखो दोस्तों यहां पर मैं बता दूं, मेड इन इंडिया का अर्थ यहां पर यह है कि विदेशी कंपनी ने अपना यहां प्लांट लगाया, लेकिन उसने सामान यहीं प्रोडक्ट यहीं पे क्या हुआ? उसने पैदा किया, तो उसमें भी ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन विशेष तौर पे किस पे जा रहा? स्वदेशी का मतलब यही है दोस्तों, हमने बनाया, हमारे लोगों ने बनाया, हमारे देश की कंपनी है और वही प्रोडक्ट बना रही है, वही बेच रही है, और हमारे देश के लोग उसको यूज कर रहे हैं। हम उसको विदेशों में निर्यात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट सरकार वर्तमान में लेकर आ रही है। तो वित्तीय क्राइसिस किस प्रकार से होता है, क्या चीजें हैं, मैंने आपको काफी सरल शब्दों में थोड़ा समझाने का प्रयास किया। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है, इस पर लेक्चर दिया जाए तो 2 से 3 घंटे भी कम पड़ सकते हैं, लेकिन सीमित शब्दों में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ देखो दोस्तों, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम अगली कक्षा में पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,